लाख जो वोट क्या करिए आप बात, आप कैसे झूठ फैला रही हैं आप? कितना झूठ बोलेंगे आप? अब मैं तो आप तो पहले आपसे बात कर लूं या यशवंत जी से कर लूं? यशवंत से बात करें पहले। मैं हूँ यासर मलिक। काउंटिंग एजेंट्स को भगा दिया गया कंट्रोल सेंटर से। मैंने कहा बहन आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आपने 90 लाख कहा, आपने 90 लाख झूठ बोला, उसमें 23 लाख मृत थे, 55 लाख शिफ्ट कर चुके थे। तो ये लगा आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि वो फुटेज बंद, वो टीवी कैमरा बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी जीती और 100 सीटों पर वोट चोरी हुई है। इस पर डिबेट गरिमा सिंह जब कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता से जब इस पर सवाल पूछा जा रहा था, चुनाव आयोग पर सवाल पूछा जा रहा था और सीसीटीवी फुटेज को जब बोला जा रहा था कि चुनाव आयोग इसको जारी करे, तब बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बचाव करते हैं और बीजेपी प्रवक्ता एंकर गरिमा सिंह के ऊपर झूठ फैलाने और झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद एंकर गरिमा सिंह उनकी धज्जियां उड़ाकर रख देती हैं, बकिया उधेड़ देती हैं और उनको बोलने नहीं देती हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का चेहरा लटक जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता शर्मसार हो जाते हैं। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के चुनाव में 100 सीटों पर वोट चोरी हुई है? जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और जो मुद्दे बड़े होते जा रहे हैं और पूरा विपक्ष इस पर एक होता जा रहा है। इस डिबेट में आपको सारी बातों की पता चलेगी। राजनीतिक विश्लेषक ने भी एक एक पॉइंट पर बात की है, सब सच्चाई सामने आएगी। वाकई में 100 सीटों पर चोरी हुई है या नहीं हुई है, पूरी डिबेट देखकर जाइए, आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात का पता चल जाएगा। आरपी सिंह, ये गंभीर आरोप अपने आप में, 100 सीटें लूटने का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं और उसमें चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिली भगत है और ये रिग्ड इलेक्शन बंगाल में लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। गरिमा बहन, पहली बात तो मैं, जिसने भी ममता दीदी के साथ बदतमीजी करी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि सरकार बनने पर तुरंत के तुरंत सीसीटीवी फुटेज जो पूरी है वो अगर कहीं रोकी गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी एक जो डिजिटल जांच होनी चाहिए ताकि वो पता लग जाए कि सीसीटीवी फुटेज काटी गई, रोकी गई या बंद किया गया, कैमरा बंद किया गया, वो सब जानकारी आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और मैं कड़ी निंदा करता हूं अगर किसी महिला के साथ बंगाल के अंदर, खास करके मुख्यमंत्री नहीं, किसी महिला के साथ भी किसी प्रकार की बदतमीजी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं खुद रिकमेंडेशन करूंगा। और ये मैं तो आपके ये कितने घंटे बीत गए? कल 7 बजे का शाम का आरोप है ममता बनर्जी का। वो नहीं उसकी, और 24 घंटे बीत गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। वो जारी उसकी जांच के लिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूं उसकी जांच करनी चाहिए। इलेक्शन इंतजार किस बात का कर रहा है? नहीं इंतजार का वो आप भी पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की जांच करनी चाहिए कि वो जो सीसीटीवी फुटेज जो कह रही रोकी गई, जांच करनी चाहिए। परंतु जो 100 जगह पर ये कह रहे हैं, हर कैंडिडेट का एक इलेक्शन एजेंट होता है। अगर उनके इलेक्शन एजेंट ने वो एक्सेप्ट किया है, जो वहाँ पर फैसला आया, जो वहाँ पर काउंटिंग हुई, उसको एक्सेप्ट कर उसको रिसीव किया है, उसको अप्रूवल दी है, उसके बाद वो वगैरह साइन किए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं। ये इलेक्टोरल प्रोसेस है। मुझे पता है निरंजन दा कभी ममता बनर्जी तो कह रही हैं हमारे काउंटिंग एजेंट्स को भगा दिया गया कंट्रोल सेंटर से। मैंने कहा बहन, मेरा चैलेंज है, अब मेरा अगली बात सुन लीजिए, क्योंकि आप तो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं, आप तो यहीं पे बैठे बैठे आप सब कुछ करती है ना। इलेक्शन लड़ी है, मैं तो इलेक्शन लड़ा हूँ। बेकायदा मेरा काउंटिंग एजेंट जो होता है, जो मेरा इलेक्शन एजेंट है, वो बेकायदा साइन करता है, बेकायदा मुझे साइन करना पड़ेगा और तभी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। वहाँ मेरी बात सुनो, मैं बात पूरी कर लूँ। अब आपने नहीं, ये आपका ये नहीं चलेगा बहन, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। सुन तो लीजिए सर, नहीं पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा चैलेंज तो ले लीजिए, आप चैलेंज ले, आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करिए, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करिए। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज ले लीजिए। इनके 100 इलेक्शन एजेंट ने अगर वो रिसीव नहीं किया हो, मैं चैलेंज दे रहा हूं इनको जी, क्योंकि इनके सब लोगों ने, इवन ममता बनर्जी के जो इलेक्शन एजेंट ने रिसीव किया कि ओके, उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं आरपी सिंह बैठकर, और मैं विद ड्यू रिगार्ड आपसे ही पूछ रही हूँ कि सिर्फ भवानीपुर का जो सीसीटीवी फुटेज है कि भवानीपुर का बाकायदा काउंटिंग एजेंट ने रिसीविंग दिया, वो जारी कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं भवानीपुर में था, आपकी जानकारी के लिए। ये भवानीपुर में ममता बनर्जी की नुक्कड़ सभा की फोटो मैंने अपने कैमरा से ली है। ये एआई जनरेटेड नहीं है। ममता बनर्जी स्टेज पर खड़ी हैं, आपको आगे कुर्सी खाली दिख रही है, वैसे ही ईवीएम में वोट पड़े नहीं। ये मैं भवानीपुर की फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। मैं आरपी सिंह, सुनिए मेरा हाथ, ये मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन सर कर रही हूँ
मैं बहुत सेंसिबल सवाल आपसे पूछ रही हूं और जिसके साथ आपने शुरुआत की, अगर भवानीपुर के कंट्रोल रूम में टीएमसी के काउंटिंग एजेंट ने बाकायदा वो रिसीविंग साइन की है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 घंटे कृपा कर जारी कर दीजिए वो अगर आपके पास वो रिसीविंग साइन है कि सीसीटीवी फुटेज रोकी गई या उनके साथ बदतमीजी की गई, आप वो दिखा दीजिए और हम भी आपके साथ चलेंगे चुनाव आयोग के पास कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर है तो सिटिंग मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री तो वो मुख्यमंत्री तो वो है जो सरकारी फाइलें आईपैक के दफ्तर से उठा लाई थी और फिर बाद में कह कि मेरी फाइलें थी, वो आपके चैनल ने कवर किया था। वो सरकारी वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें उठाने गई थी आईपैक के दफ्तर में, वो मुख्यमंत्री हैं। और ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के ऊपर वीडियोज आए जहां पर टेप लगे हुए हैं भाजपा के कैंडिडेट के नाम के आगे, बटन के आगे। नहीं, मैं आरपी सिंह, मेरी बात अगर गलत हो आप मुझे करेक्ट कीजिए, मुझसे बड़े भी हैं आप ही ने अपनी बात की शुरुआत की थी चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर दिखते हुए वो फुटेज जारी कर देना चाहिए कि मैंने क्या कहा उसकी जांच करनी चाहिए। मैंने कहा उसकी स्ट्रांग रूम में माफ कीजिए ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुआ क्या, और यही बात मैं भी कह रही हूँ उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। वो दिखाने वाली बात नहीं है जी, उसकी फोरेंसिक जांच की जरूरत है। वो दिखाने के लिए, वो आपके शो के लिए नहीं है, उसकी फोरेंसिक जांच हो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरे की पहले फोरेंसिक जांच होगी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि वो फुटेज बंद, टीवी कैमरा बंद कर दिया गया, वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया, यही तो आरोप है। परंतु जो मूल बात पे आए, एक मिनट नहीं आप एक मिनट मेरी बात पूरी होनी, आपने अपनी बात करी, मेरी बात पूरी, आप आएंगे इसके बाद। मैं सिंपली आपसे 2-3 सवाल और पूछती हूँ। पिछली बार टीएमसी और बीजेपी की जीत हार का अंतर था 60 लाख वोटर्स का, 60 लाख वोटों का। इस बार ये जो 90 लाख वोट कटे और जीत और हार का अंतर है 30 लाख और 27 लाख बाहर खड़े रह गए। आरपी सिंह रुक जाइए, 90 लाख जो वोट कटे, आप कैसे झूठ फैला रही हैं? आप कितना झूठ बोलेंगे आप? अब मैं मरे पाए गए, मृत पाए गए, सुन लेते हैं ना। रुक जाइए, थोड़ा सा बीपी नहीं, मेरा बीपी ठीक है, आप अगर झूठ परोसेंगे तो नहीं चलेगा ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे आपके साथ रिगार्डलेस होना पड़े। नहीं, आप रिगार्डलेस छोड़िए, कुछ भी करिए, आप झूठ नहीं परोसेंगे ना। 90 लाख में से 23 लाख लोग तो मरे हुए हैं। ठीक, तो आप तो पहले आपसे बात कर लूं या यशवंत जी से? यशवंत से बात करें, पहले कर लूं? यशवंत से करें बात, कर लूं? करें और अपने डेटा फिर दुरुस्त कर लीजिए। मैं उन 27 लाख लोगों की बात कर रही हूँ। 90 लाख का अभी आपने 90 लाख परोसा, आपने 90 लाख परोसा। आपका दरअसल आपका बढ़ा हुआ है आरपी सिंह, और दिक्कत आपको है सुनने की, आप सुन नहीं पाए मैंने क्या कहा। मैं 27 लाख उन वोटर्स की बात कर रही हूं जो एडजुडिकेशन प्रोसेस में बगैर स्क्रूटनी के बाहर रह गए। उनमें से 100 ऐसे थे जिनके 100 बच्चे थे और 3 ऐसे थे जिनके 300 से ऊपर अधिक बच्चे थे। शीतल सिंह को ले आइए। यशवंत जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बल्कि मैं आप ही से चलिए पूछ लेती हूं। ये आरपी सिंह जो फैक्ट दे रहे हैं, 27 लाख एडजुडिकेशन प्रोसेस में जिन वोटर्स की बंगाल में स्क्रूटनी नहीं हो पाई, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनके 100 बच्चे थे। ये फैक्ट कहां प्रूव हो गया? चलिए लेट्स मेक इट, मैं आपको डेटा भेज देता हूं। रुक जाइए आरपी सिंह। यशवंत सिंह, पॉलिटिकल बहस में नहीं जाना चाहता। किसी भी ऐसे मतदाता का नाम कटना दुर्भाग्यपूर्ण है जो भारत का नागरिक है और जिसको वोट देने का अधिकार है। नहीं सर, मेरी स्टैंडिंग उस बात पे बहुत क्लियर है, ठीक है, और उसमें बायोमेट्रिक पे जाना चाहिए ताकि आगे से किसी भी तरीके आपको छोटा सा इंटरवीन कर रही हूँ, थोड़ा सा इंटरवीन कर रही हूँ आपको। लेट्स मेक इट क्लियर सर। मैंने एक आंकड़ा दिया, 27 लाख लोग एडजुडिकेशन प्रोसेस में बगैर उनके दस्तावेजों की जांच हुए इलेक्टर रोल से बाहर रह गए। सर ये सच है या झूठ है? सच है, मैं कह रहा हूं सच है। उनकी छोड़ी, मैं कह रहा हूं सच है। 90 आपने 90 लाख बोला था। यू कंडक्ट द डिबेट। नहीं, आपने 90 लाख बोला था। यू कंडक्ट, ये फर्क है। अब आप डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जब गरिमा सिंह आंकड़े देंगे तो बीजेपी प्रवक्ता और उछलेंगे, उसके बाद उनकी धज्जियां उड़ेंगी। पूरी डिबेट देखिए। सोल्यूशन बहन, अगर आप गलत डेटा परोसोगी तो कैसे छूट मिलेगी? आप 90 लाख बोलकर फिर 27 लाख पे है। आप ठीक बोल रहे ना, हम भी कह रहे हैं ठीक है 27 लाख कटे। उनमें 100 बच्चे हैं ना, उन सबों उनमें से मेरे पास आपको खबर दे भेजता हूँ मैं अखबार की, जिसमें 7 लोग ऐसे जिनके 100 बच्चे हैं। दीजिए अभी मैं भेज देता हूँ। 7 लोग? कितने लोग? 7 अमंग अब उसमें 7 की जानकारी
जानकारी है अखबार के पास, जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी है, ऐसे मेरे पास दैनिक भास्कर की जानकारी है, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके 379, एक के 310 बच्चे 27 लाख में, ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय डिबेट। यशवंत जी कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। ये जो 27 लाख वोटर थे, इनकी तो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी ना। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल डिबेट से इतर में पहला पॉइंट मैंने शुरुआत में कहा कि एक भी वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, बायोमेट्रिक एनेबल्ड होना चाहिए, ताकि आगे से इस तरीके की कोई भी संभावना से पूरी तरह ऊपर जाए। कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस सुधार में बायोमेट्रिक एनेबल्ड कार्ड की आपको आवश्यकता होगी ही होगी। अगर आप पेमेंट करने के लिए अपने बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वोट देने के लिए भी बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। इससे चुनाव सुधार की बात अलग। जो बात मैं अभी कहना चाहता हूं वो ये, 27 लाख वोटों का वोट न डाल पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, ये 27 लाख वोट अगर वोट पड़ भी गए होते तो भी ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस हारने वाली। अगर ये सारे के सारे वोट भी तृणमूल कांग्रेस को पड़ गए होते तो भी ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस हार गई। जो चुनाव में वोट पड़े हैं, जो जनादेश सामने आया है, उसका स्केल देखते हुए कहीं से भी ये नहीं माना जा सकता कि अगर एसआईआर ऐसा नहीं होता, वैसा हुआ होता तो तृणमूल कांग्रेस ये चुनाव जीती। सर इसमें बस मेरा एक छोटा सा सवाल ये है यशवंत जी, भाई रोल को एब्सोल्युटली रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो 2 महीने का 3 महीने का टाइम, वो भी बिफोर प्रायर टू द इलेक्शन, ये जायज समय था क्या एसआईआर के लिए? 1 साल पहले कम से कम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस बार ये प्रोसेस बिहार की तरह से ठीक चुनाव के पहले नहीं हुई थी, उसमें पर्याप्त पहले शुरू किया गया था। और सर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो 60 लाख की निकाल दी गई थी सर, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बातें चुनाव सुधार से जुड़ी हुई कह रही हैं, वो केवल इस चुनाव आयोग के सामने नहीं है, वो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई चीजें हैं जो लगातार सुधारी जा रही हैं, आगे और बेहतर की जाने चाहिए। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक आपको जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं वो ये कि इस जनादेश के जो स्कोप और जो उसका जो उसकी डेप्थ है, वो जनादेश की व्याख्या करते समय मुझे ऐसा लगता है कि केवल एसआईआर को अगर आप देखेंगी तो इस जनादेश की गलत व्याख्या होगी, और अपोजिशन पार्टीज भी उससे गलत अर्थ निकालेंगी और उससे गलत मायने निकालेंगी, कुछ सुधार ही नहीं कर पाएंगी अपने प्रदर्शन, क्योंकि उनको लगेगा हम तो हारे ही नहीं है, हम तो जीते थे, हमको जानबूझ के हरा दिया गया। हाँ। जो ममता दीदी का अभी स्टैंड है कि हम तो हारे ही नहीं थे, वही स्टैंड अगर लेफ्ट फ्रंट का हो केरल में तो नहीं। पर सर आप खुद कह रहे हैं, आप ही ने यशवंत जी, आप खुद कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से इत्तफाकी भी रखती हूं कि इतना इंटेंस रिवीजन अगर वोटर रोल का होना है और बाकायदा इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई करना जरूरी है, तो एब्सोल्यूट चुनाव से पहले उसकी टाइमिंग कई दफा सस्पिशियस हो जाती है क्या? और जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो हमें न्याय सिर्फ करना नहीं है, न्याय करते हुए दिखना भी है। बिल्कुल दिखना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए, और आगे आने वाले सारे एसआईआर रोल पूरी तरह से बायोमेट्रिक एनेबल करके होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं आपके पूरी तरह से आपकी बात के साथ में हूं। तो सवाल और ये कहते हुए साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बाकी लोग भी बोलने वाले हैं वहां पर, और चूंकि लोकतांत्रिक परंपरा है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख है, ममता दीदी जितनी ज्यादा परिपक्व पॉलिटिशियन है, एक योद्धा है, जमीन की लड़ाई उन्होंने लड़ते हुए लेफ्ट फ्रंट को हराया था। अगर 2011 में उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य ये बोलते कि हम तो हारे ही नहीं, हमें हराया गया है और हम इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो ममता दीदी को कैसा लगता? पर सुप्रीम सर, मैं थैंक यू सो मच, मैं 2-3 चीजें बस आपसे कह देती हूँ, बल्कि सम अप करके एक ही चीज कह देती हूँ। सबसे पहले तो आपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पर इस देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये भी नहीं कहा था कि अगर 27 लाख नाम छूट गए तो अगली बार वोट दे देंगे, और वोट का अधिकार मौलिक अधिकार तो है नहीं। पर थैंक यू सो मच सर। अब महिमा सिंह, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फैक्टर दिख रहा है, भाई राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार में खड़े हुए दिखाई दिए, एसआईआर का नाम तक नहीं लिया। ममता बनर्जी को एंटी इनकम्बेंसी पर, बेरोजगारी पर, विमेन सेफ्टी पर, यहां तक कि तुष्टीकरण पर घेरते दिखाई दिए। अब जब ममता बनर्जी हार गई तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर ने हरा दिया, ये तो एब्सोल्यूट रिग्ड प्रोसेस था। महिमा सिंह अनम्यूट कीजिए ना मैम प्लीज अपने आप को। जय हिंद।
लंबे समय बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आपके दर्शकों से मुलाकात हो रही है। और इस मौके पर मैं ये जरूर कहूंगी गरिमा जी कि राहुल गांधी जी ने जो बात सत्य थी वही बंगाल के चुनाव से, वहां के मंचों से कही, और जो सत्य थी वही बात आज कही। क्योंकि जब एक पूरी प्रक्रिया घटती है, जब एक के बाद एक जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं, तो फिर जो दिखाई दे रहा है उसे अनदेखा कैसे किया जाए। और वो भी तब जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव इस देश के चुनावों में, जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रीढ़ हैं लोकतंत्र की, वहां हो चुका है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी, मात्र 2 उदाहरण। उन उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात कहूंगी। आपने आंकड़े पहले ही बड़े बड़े विस्तार से अपने दर्शकों को बता दिए। यशवंत जी इतने मंझे हुए सेफोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सारी बातें बताई। लेकिन एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम है फरक्का, मुर्शिदाबाद में पड़ता। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फाल्टा में जहां रीपोलिंग के निर्देश हो गए हैं, आपको मालूम होगा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी बूथ्स पर, शायद मेरा ख्याल है 128 के करीब बूथ हैं वहां पर, और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रीपोलिंग, पुनर्निर्वाचन के निर्देश किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। वहीं फरक्का में जो हमारे उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, 2 सीटें हमने जीती, उसमें से एक मोताब शेख जो गए थे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, 8,000 वोटों से वो जीते। अगर ये प्रक्रिया 1 साल पहले हो गई होती तो शायद टिकट की घोषणा के बाद तुरंत उनको अचानक सर्वोच्च न्यायालय की दौड़ न लगानी पड़ती, वहां याचिका दायर करके वापस अपना नाम न शामिल करवाना पड़ता। और ऐसा क्यों करना पड़े आखिर किसी भी भारतीय नागरिक को? आखिर ऐसा क्यों करना पड़े? अगर एक प्रक्रिया निरपेक्ष तरीके से हो रही है, अगर एक प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से हो रही है, तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि 27 लाख हो या 91 लाख हो। और एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी ने ड्यूरिंग द होल इलेक्शन कैंपेन, एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला। देखिए, राहुल गांधी जी तो निरंतर बोलते आ रहे हैं गरिमा जी, वो चाहे चंडीगढ़ वाला चुनाव हो। सुनिए, नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप देखिए, बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं आप एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं, नहीं बोलते तो आप बोलते हैं कि नहीं बोला। वोट चोरी के बारे में अगर पूरी बुलंद आवाज करके कोई नेता इस देश के अंदर निरंतर बोल रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। लेकिन आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं कि एक हद के बाद आपको लड़ाई को एक बड़े पटल पर ले जाना होता है। नहीं, अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जितने नेता हैं सब एक एक करके ममता बनर्जी से मिलने पहुंच रहे हैं, एक एक करके ममता बनर्जी से मिलने पहुंच रहे हैं। तो महिमा सिंह, ये जो ममता बनर्जी, एक चलिए जो भी चुनाव में अनियमितताएं हैं उनके पास चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है, पर जो ममता बनर्जी अड़कर बैठ गई है कि इस्तीफा नहीं देंगी, ये तो विशुद्ध पॉलिटिकल गिमिक है ना। देखिए, अगर उनका ये कहना गलत है, मैं मानती हूं गलत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई, चुनौती दीजिए, ये कहना गलत है, तो फिर ममता बनर्जी की तस्वीरों पे भाजपा के समर्थकों द्वारा मूत्र विसर्जन किया जाना। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो बंगाल के चुनाव में हुआ है आप उस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। गलत है जो कि बदला के नाम, बदला नहीं बदलाव के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये उन लोगों के समर्थन वाली जो मानसिकता है वहां, ये आज पूरे इंटरनेट पर आप देखिए। और ऐसे में माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगे आकर के क्या कहते हैं, अपने समर्थकों को भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, और वो भी ऐसी बहुमत के साथ सरकार बनी है। 200 पार सीटें बीजेपी इस बार लेकर आई पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी का दबदबा था, टीएमसी का दबदबा था, तो उन जो टीएमसी और ममता बनर्जी को हवा में उड़ा दिया बीजेपी ने इस बार। लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर रही हैं। उनका कहना है कि हमको हराया गया है, हम हारे नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ईवीएम वोट चोरी के द्वारा हमें हराया गया है। जनता ने हमें वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने चीटिंग की और हमें हरा दिया। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ था। एसआईआर के माध्यम से जो वोट काटे गए उसको लेकर भी बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार टीएमसी और बीजेपी की जीत हार का अंतर 32 लाख वोटों का है। और एसआईआर में जो मतलब वोट देने से वंचित रह गए, जिनको नाम के करेक्शन के बेस पर हटा दिया गया, करीब 27 लाख वोटर थे।
तो इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। कुछ जो चैनल ईमानदार एंकर हैं वो इस पर डिबेट कर रहे हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर बीजेपी की जीत की खुशी ही मना रहे हैं। वो इन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और न इन चीजों पर डिबेट की जा रही है। अगर कोई विपक्षी प्रवक्ता इस पर बोलता है, सवाल करता है बीजेपी प्रवक्ता से, तो गोदी मीडिया के एंकर उसको बचाकर ले जाते हैं और डिबेट में इस तरीके की बातें करने भी नहीं देते हैं। ये एक सोचने वाली बात है, जो 27 लाख वोटों को मतलब वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, सिर्फ नाम के बेस पर के नाम में स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, इस बेस पर हटा दिया गया और उनको जो है वोट नहीं दिए गए। और 27 लाख वोट जो है इस बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में नहीं पड़े और 32 लाख वोटों का जीत हार का अंतर था बीजेपी और टीएमसी के बीच। इसी को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर हमें हराया है, जनता ने हमें वोट दिए थे, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इस पर भी बड़ी राजनीति हो रही है। गोदी मीडिया के चैनल अब ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं कि आखिर लोकतांत्रिक देश में ये कौन सा फैसला है, क्यों नहीं इस्तीफा दिया जाएगा। अगर वो हार गई है तो फिर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर रही है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, या फिर ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जब से पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर अब बीजेपी के कार्यकर्ता हुड़दंग मचाने लगे हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं जहां पर टीएमसी के मतलब जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है, टीएमसी के दफ्तरों को तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है और सीआरपीएफ वहां पर खड़ी पड़ी है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब ये जो मतलब इसका एक टाइटल भी चल रहा है कि जो टाइटल दिया था कि इस बार पश्चिम बंगाल बदल जाएगा, तो ये उस पर बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये बदलाव नहीं, ये बदला लिया जा रहा है। जिस तरीके से वहां पर हुड़दंग बीजेपी के कार्यकर्ता मचा रहे हैं और टीएमसी के लोगों को मार रहे हैं, टीएमसी के कार्यालयों पर जाकर मतलब तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कई जगह पर हिंसा भी सामने आई है इसी को लेकर। तो अब आप इस पर क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। बीजेपी जीती है, क्या पश्चिम बंगाल बदलेगा या फिर ऐसे ही बदला लिया जाएगा और ऐसे ही वहां पर हुड़दंग मचाया जाएगा? आप लोग इस पर भी जरूर बता कर जाइए। और जो पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी ने कहा है कि 100 सीटों पर वोट चोरी हुई है, 100 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, धांधलेबाजी हुई है, जिसके चलते हुए टीएमसी वहां पर चुनाव हार गई है। वहीं ममता बनर्जी का भी यही कहना है और ममता बनर्जी का कहना है कि वो जब काउंटिंग रूम में गई थी तो उनको जो है वहां से भगा दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको जो है लातें मारी गई। और जब इसी पर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता चुनाव आयोग का बचाव करने लगे। अगर ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी, इतने साल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो फिर चुनाव आयोग को वहां उस रूम के सीसीटीवी फौरन जारी करके जनता को साफ दिखा देना चाहिए कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, अफवाह फैला रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोश है, कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए गए हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता इस पर यही कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज पहले फॉरेंसिक लैब जाएंगे, जांच होगी, उसके बाद जारी होंगे। मतलब हर मुद्दे को डिले कर देते हैं। अगर किसी ने आरोप लगाया है, अगर आप सच्चे हो तो उसी टाइम सबूत दिखाकर जो है उसको झूठा साबित करो, जनता की नजर में उसकी इज्जत को गिरा दो। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है, कोई भी सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आरोप लगा रहा है तो वो सच्चे आरोप है और इन आरोपों को चुनाव आयोग जो है नजरअंदाज कर देता है, जिससे उसकी जो है मतलब एक छवि जो भारत में है वो बची रहे। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए, क्या चुनाव आयोग को चुनाव आयोग को आकर तुरंत सीसीटीवी फुटेज उस रूम के जारी नहीं कर देनी चाहिए कि देखिए इसमें कहां पर किसने किसके साथ बदतमीजी की, या ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं वो झूठे हैं? आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोग यही बताइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार वोट चोरी हुई है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है, विपक्ष लगातार अफवाहें फैला रहा है? इस पर कमेंट जरूर कीजिए।